तो चलिए विद्यार्थी, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का कविता, और जो कि आज पढ़ने वाले हैं हम लोग भारत माता। और इससे पहले जो भी कविता है आप लोग उम्मीद करता हूँ कि देख लिए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें, और जो लोग नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ठीक है। क्योंकि ये चैनल, और जो लोग नए हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लगातार वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा क्लास 10th के लिए। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट है, 10th बोर्ड एस्पिरेंट, तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ और कि आज चिल्ड्रन डे है, और सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे मेरे तरफ से, और मैथ मैजिक की ओर से भी है ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग ऐसे ही अपने जीवन में खुशहाल रहिए। अपने बच्चों, आपके जो भी छोटे छोटे भाई बंधु हैं, बच्चे स्वरूप हैं, तो उनको भी खुशियाँ देते रहें और प्यार करते रहें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज, ज़्यादा देर न करते हुए। जो आज का कविता है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि उस समय का कविता है, जो कि हमारे देश गुलाम था, गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उस वक्त का ये कविता है। और पंत जी इस कविता में अपनी दुख भरी, यानी कि माता, यानी कि कौन, भारत माता को दुख भरी वेदना को व्यक्त करने के लिए ये कविता बनाए हैं और लिखे हैं, ठीक है। तो उस वक्त भारत माता कितनी दुख में थी, कितनी पीड़ा में थी, और क्या क्या बोल रही थी, ये पंत जी भारत माता के माध्यम से ही अपने कविता को लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा, और बहुत सारे चीज़ों को हम सीखेंगे भी इसमें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से, और आपको ऊर्जावान बनाएगा और आप मोटिवेट होइएगा पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोट आज का देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशन कोट का है। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बन के वहीं चमकता है। देखिए बहुत ही बढ़िया कोट है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो प्यारे विद्यार्थी, प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे तरह से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता आपके नज़दीक ही है, और ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। अब ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास, तो इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं तो अपने ट्रैक पर आ जाएं और अपने तैयारी को अच्छे तरह से करें, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया है भारत माता। और भारत माता की वेदना को हम लोग देखेंगे कि भारत माता कितने दुखे सही हैं, यानी कि आज़ादी के समय जब हम लोग का देश गुलाम था, उस समय का ये बात कहा गया है, ठीक है। उस समय का ये कविता है। तो देखिए उस वक्त में आज में कितना अंतर है, कितना अंतर हो गया है। उस वक्त कितना लोग परेशान थे, क्या क्या हुआ था घटना, उसको हम लोग इस कविता के माध्यम से वर्णन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सुमित्रानंद पंत के बारे में सबसे पहले उनकी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में, और तब उसको कविता की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ सुमित्रानंद पंत, ठीक है। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा ज़िले में रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कौसानी उत्तरांचल में हुआ है। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता की क्या हो गया? स्वर्गवास यानी कि मृत्यु हो गया, ठीक है। सरस्वती देवी इनकी माता का नाम था, और देहांत हो गया 6 घंटे के बाद। पिता इनके जो थे वो एक स्टेट में अकाउंट थे, कौन? कौसानी इनका जन्म हुआ था, और वहाँ पर ही इनके पिताजी का है अकाउंटेंट का काम करते थे। अकाउंटेंट का मतलब पैसा वैसा से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं, और वही काम करते थे, ठीक है। पंत जी का प्राथमिक शिक्षा गांव से ही शुरू हुआ, जो कि हर कोई का गांव से शुरू होता है। शुरू प्राथमिक शिक्षा गांव से ही शुरू होता है, इसके बाद आप लोग शहरों में चले जाते हैं। उसी तरह पंत जी का भी गांव से शुरू हुआ, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और शहर की ओर चलते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा गाँव में ही, और इसके बाद बनारस से उन्होंने हाई स्कूल, जैसे ही हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल में जाने के बाद वो बनारस चले गए, और वे कुछ दिनों तक कलाकांका राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन इलाहाबाद, आजीवन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि आजीवन का मतलब पूरा जीवन कहाँ बिता दिए? इलाहाबाद में बिता दिए, ठीक है।
29 दिसंबर 1977 ईस्वी को उनको क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, उनका जन्म 1900 में हुआ और 1977 में निधन, यानी कि 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है, पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ, प्रेम का मतलब प्यार और शिशु सुलभ का मतलब शिशु यानी कि बच्चे पर होता है। ठीक है, जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुई। इसके बाद उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य में प्रेमी कवि की संवेदना अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं। छायावादी क्या हैं? छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदारवादी हैं या मानवतावादी हैं। ठीक है, उन्होंने प्रसाद और यहाँ पर निराशा क्या है, निराला, प्रसाद और निराला है जो कि हजारी प्रसाद हैं और दीनबंधु निराला जी हैं। उनके समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। ठीक है, वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, क्योंकि आप लोग को पीछे भी पता है कि प्रकृति सौंदर्य कवि हैं, प्रकृति से इनका ज़्यादा जुड़ाव रहा है, ज़्यादा लगाव रहा है। ठीक है, इसलिए ही यानी भारत माता लिखे, ये प्रकृति से भी भारत माता का जुड़ाव है और आगे देखेंगे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो फिर भी मानव सौंदर्य में ने उन्हें समाज की ओर आकृष्ट किया। ठीक है, समाजवाद से वो अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। नित्य विकास का मतलब नित्य प्रतिदिन माने हर रोज। ठीक है, हर रोज के विकास में क्या करते थे, विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। ठीक है, उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है, यानी कि समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, देखिए काव्य कृतियाँ हैं कौन कौन, तो उच्छ्वास है, पल्लव है, वीणा है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है और इसके बाद ग्राम्य है, स्वर्ण धूलि है, स्वर्ण किरण है, युगपथ है, चितंबरा है आदि, ये सब हैं उनकी कृति। ठीक है, पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखे हैं। चितंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला है, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी की कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्य से संकलित है। कौन? तो भारत माता। ठीक है, यह कविता आधुनिक हिंदू के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत की गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों में से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मलमैटा दिखाई पड़ता था। ये बता रहे हैं कि इसमें भारत माता का जो व्याख्या है उनको इस अपने इंट्रोडक्शन में, यानी कि अपने ही जीवनी में बता रहे हैं। जो भी उनकी कृतियाँ हैं उन्हीं में बता रहे हैं। ठीक है, किससे लिया गया है? तो ग्राम्य से लिया गया है भारत माता को। ठीक है, चलिए दिखाई पड़ता है यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, संस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। वही देश है जो क्या अतीत का मतलब पीछे में सभ्य, संस्कृति, ज्ञानी और वैभवशाली रहा है। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ चित्र प्रस्तुत करता है। चित्र क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे कि अब इनके जीवनी और इनके जो कीर्ति हैं उनको देख लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने भारत माता जो कविता इन्होंने लिखा है उनको देखते हैं, उनके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आ गए हम लोग फाइनली अपने कविता पर, जो कि पंत जी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो पंत जी के द्वारा लिखा गया है भारत माता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है कि भारत माता ग्रवासिनी
भारत माता ग्रामवासिनी। ग्रामवासिनी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि ग्राम में निवास करने वाला, यानी कि गाँवों में निवास करने वाला, यानी कि गाँव में बसने वाला, इसी को ग्रामवासिनी कहते हैं। ठीक है, ग्रामवासिनी का मतलब बसा हुआ या बसने वाला, ठीक है, या बस्ती है। ठीक है, तो भारत में ग्रामवासिनी, तो भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। इनके कहने का मतलब है कि भारत माता ग्रामवासिनी का मतलब होता है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो ग्रामों में निवास करती है, गाँवों में बसती है। ठीक है, खेतों में फैला है श्यामल। श्यामल का मतलब क्या होता है, तो हरियाली होता है, या हरा भरा होता है। ठीक है, यानी कि खेतों में क्या फैला है, तो हरे भरे खेतों में हरे भरे हरियाली या क्या हुई है, फैली हुई है। ठीक है, हरियाली हुई है या हरियाली छाई हुई है। ठीक है, धूल भरा मैला सा आंचल, यानी कि जो भारत माता का आंचल है वो धूल से क्या हो भरा हुआ है, धूल से सना हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। गंगा यमुना में आंसू जल, यानी कि गंगा और यमुना जो नदी है उसमें जो भारत माता का आंसू है वो क्या है, बहता हुआ जल के बहता हुआ जल है। यानी कि जो गंगा यमुना बहती है उसमें भारत माता का क्या बहता है, आंसू भी बहता है। ठीक है, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और जो भारत माता है उनकी मिट्टी की बनी प्रतिमा जो कि बिल्कुल शांत और क्या है, उदासीन है। मिट्टी की बनी प्रतिमा, भारत माता के आप लोग प्रतिमा देखे होंगे, तो उनकी जो मिट्टी की बनी प्रतिमा है शांत और क्या है, उदासीन है। तो आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिएगा और मेरे साथ साथ अपने अर्थ को भी क्या करिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कविता लंबा है, थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरह से इसको क्या करिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। तो फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं इसको कि भारत माता ग्रामवासिनी का मतलब भारत माता गाँव में बसती है, खेतों में फैला सा श्यामल, फैला है श्यामल का मतलब हुआ कि खेत हरे भरे हैं और खेतों में क्या है, हरियाली ही हरियाली है। ठीक है, धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल का मतलब हुआ कि जो भारत माता का आंचल है वो धूलों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल का मतलब है कि जो भारत माता का आंसू है वो गंगा यमुना में क्या हुआ, बहता हुआ जल है, बहता हुआ जल है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी का मतलब क्या हो गया कि जो भारत माता है मिट्टी की बनी प्रतिमा है जो कि बिल्कुल शांत और क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो पहला पंक्ति हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कह रहे हैं कि अगला कह रहे हैं, अगला जो कह रहा है कि अगला को देखेंगे कि अगला कह रहा है कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चितनीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णव मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि भारत माता के आँखों से एक प्रकार की दीनता यानी कि गरीबी झलक रही है, एक प्रकार का दीनता यानी कि गरीबी झलक रही है। दैन्य का मतलब क्या हो गया, दैन्य का मतलब दनित यानी कि दीनता गरीबी हो गया। ठीक है, तो उनसे क्या गरीब, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत माता की आंखों से एक प्रकार की दीनता यानी कि गरीबी झलक रही है। अधरों में चितनीरव रोदन, यानी कि भारत माता के इन होठों नीरव रोदन, नीरव रोदन का मतलब क्या है, अधरों में यानी कि तम का मतलब क्या होगा, अधरों में चीर नीरव रोदन। इनके कहने का मतलब हो गया कि भारत माता के जो इन होठों से एक प्रकार के रोदन स्पष्ट दिखाई देता है, एक प्रकार के रोदन क्या करता है, स्पष्ट दिखाई देता है। युग युग के तम से विष्णु मन, युग युग के तम से, तम का मतलब क्या हुआ, तो अंधेरा, यहाँ पर तम का मतलब अंधेरा हो गया। अंधेरा से विष्णु का मतलब दुखी, विष्णु का मतलब क्या हुआ, दुखी मन। यानी कि कहने का मतलब कि भारत माता के जो पराधीन है, पराधीन का मतलब पराधीनता यानी कि जो अधीन है, ये युग युग के अंधकार से इनका जो मन है दुखी है, इनका जो मन है युग युग के तम से विष्णु मन, यानी कि जो भारत माता का परिधान है पराधीन है, पराधीन का मतलब गुलामी, पराधीन का मतलब गुलाम है, ये युग युग के अंधकार से इनका जो मन है क्या है, दुखी है।
वह अपने घर प्रवासिनी, वो अपने घर में प्रवासिनी, ये अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह रह रही है। प्रवासिनी का मतलब क्या हुआ? प्रवासिनी का मतलब कि एक जिसे नहीं होता प्रवास करना, यानी कि दूसरे जगह बसना, यानी कि विदेशी हम कह सकते हैं इसको कि विदेश बनना। तो अपने ही घर में इनको क्या लग रहा है? घुटन सा महसूस हो रहा है, यानी कि लग रहा है कि हम अपने ही घर में प्रवासी हैं, यानी कि मेरा घर है लेकिन हम अपने घर में क्या हैं? प्रवासी की तरह जीवन कर रहे हैं, जी रहे हैं, यानी कि इनकी दुख भरी वेदना ये बतला रहा है। ठीक है, तो इनका भावार्थ हम लोग क्या लिखेंगे कि दैन्य जड़ित अपलक न चितवन। इनका मतलब हुआ कि भारत माता की आंखों से एक प्रकार की दीनता या गरीबी झलक रही है। दूसरा है कि अधरों में चिर नीरव रोदन, यानी कि भारत माता के इन होठों से एक प्रकार का रोदन स्पष्ट दिखाई देता है। आगे है युग युग के तम से भीषण मन, यानी कि भारत माता के जो पराधीन है, पराधीन का मतलब अधीन, ये युग युग के अंधकार से इनका जो मन है दुखी है, वह अपने घर में प्रवासिनी, यानी कि ये अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह रह रही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा है, इसको अच्छे तरह से समझिएगा और थोड़ा एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को प्ले कर करके देख लीजिए, क्योंकि ये एक समय में आप समझिएगा तो थोड़ा कष्ट होगा। तो कष्ट नहीं लेना है और नहीं ये समझना है कि हमको नहीं आएगा, एकदम अच्छे तरह से आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसको बना भी पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए आगे है कि 30 कोटि संतान नग्न, 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध क्षुधित शोषित निरअस्त्रजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी। 30 के मतलब 30 हुआ, कोटि के मतलब करोड़ हो गया, संतान का मतलब संतान जन अपना ही, नग्न तन, नग्न का मतलब नंगा और तन का मतलब अपना शरीर होता है। आप लोग अच्छी तरह समझिए, 30 करोड़ संतान जो है नग्न तन, नग्न तन के मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि भारत में जो 30 करोड़ संतान है उनका शरीर नग्न ही रह रहा है। उनका शरीर क्या रह रहा है? नग्न, नग्न शरीर तन, यानी कि नग्न रह रहा है। अर्धक्षुधित शोधित निस्त्रजन, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कह रहे हैं कि उनका शरीर नग्न रह रहा है, कि उन्हें अर्धक्षुधित का मतलब आधा पेट, अर्ध का मतलब आधा, क्षुधित का मतलब क्या? भूखा, यानी कि आधा पेट, यानी कि आधा भर पेट नहीं मिल रहा है उनका, उन्हें भर पेट भोजन भी नहीं मिल रहा है और उनका शोषण भी किया जा रहा है। शोषित का मतलब शोषण भी किया जा रहा है और उनके पास स्वयं की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, यानी ये अपने आप को क्या कर रहे हैं? असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मूढ़ का मतलब मूर्ख, असभ्य के जिसके पास सभ्यता ना हो, अशिक्षित जिसके पास शिक्षा ना हो, और निर्धन जो कि गरीब हो, नतमस्तक मतलब सिर का हुआ, झुका हुआ, तरु तल निवासिनी, तरु के मतलब वृक्ष, तल के मतलब नीचे, निवासिनी के मतलब का हुआ निवास करना, यानी कि ये सब मजबूर हैं वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए। तो इनका हम लोग भावार्थ का लिखेंगे कि भारत माता के यहाँ से कि 30 कोटि संतान नग्न, तो भारत माता के जो 30 करोड़ संतान हैं उनका शरीर नग्न ही रह रहा है। दूसरा है कि अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्रजन, यानी कि कहने का मतलब कि उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है और उनका शोषण भी किया जा रहा है। ठीक है, और उनके पास स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र भी नहीं है, यानी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, यानी कि मूढ़ के मतलब मूर्ख, वे क्या हैं? जिन्हें ज्ञान नहीं हो, जिनके पास सभ्यता न हो, यानी जिन्हें शिक्षा प्राप्त न हो, जो गरीबी हो, जिसके पास गरीबी हो तथा जिसके सिर नीचे की ओर का है, झुका हुआ, यानी कि वो पेड़ के नीचे नतमस्तक तरुतल निवासिनी, यानी कि वो पेड़ के नीचे निवास करने के लिए क्या हैं? मजबूर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रदन कंपित अधर मन स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी,
यानी कि कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित। स्वर्ण सस्य पद, पद तल का मतलब पैरों तले, स्वर्ण का मतलब क्या, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना हो गया। इसके बाद सस्य पर पद तल लुंठित, लुंठित का मतलब रौंदा जाता है, रौंदा जाता है। यानी कि मतलब हुआ इसका कि ये भारत माता, ये जो सोने की धरती है, इतनी उपजाऊ मिट्टी है, फिर भी इन्हें पैरों तले क्या होता है, रौंदा जाता है, पैरों तले का जाता है, रौंदा जाता है। इसके बाद कह रहा है कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। भारत माता का जो मन है, जो मन है वो क्या है, धरती के समान सहनशील होते हुए भी भारत माता को जो मन है एकदम निराश है। क्या है, एकदम निराश है, कुंठित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्रंदन कंपित अधर मन स्मित। क्रंदन कंपित अधर मन मौन स्मित, यानी कि भारत माता के होठों में जो क्रंदन करते हुए, चीख पुकार करते हुए भारत माता के होठों में एक मौन सा यानी कि शांत मुस्कुराहट छिपी हुई है। राहु ग्रसित शरतेंदु, जिस तरह चंद्र ग्रहण के समय या राहु की तरह इनकी मुस्कुराहट का फीकी पड़ गई है। जिस तरह चंद्रमा पर ग्रहण नहीं लग जाता है, तो चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है तो उसकी चांदनी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसी तरह भारत माता की जो मुस्कुराहट है वो एकदम छिप गई है, राहु ग्रसित चंद्रमा के समान। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे कि इसका भावार्थ लिखेंगे कि जिस तरह के, यहाँ से आप लोग वहाँ तक लिख लिए कि स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित। इनका कहने का मतलब क्या है कि ये भारत माता, ये सोने की धरती, इतनी उपजाऊ मिट्टी है, फिर भी इन्हें का पैरों तले रौंदा जाता है। दूसरा है कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। भारत माता का मन जो है धरती के समान सहनशील होते हुए भी भारत माता का जो मन है एकदम निराश है। ठीक है, तीसरा है कि क्रंदन कंपित अधर मन स्मित। इसका कहने का मतलब है कि भारत माता के जो होठों में क्रंदन करते हुए चीख पुकार है, वो भारत माता के होठों में एक मौन यानी शांत मुस्कुराहट छिपी हुई है। ठीक है, राहु ग्रसित शरतेंदु हासिनी, यानी कि कहने का मतलब कि जिस तरह चंद्रमा पर ग्रहण लगने से चंद्रमा की जो चांदनी है विलुप्त हो जाती है, उसी तरह भारत माता की जो मुस्कुराहट है वो छिपी हुई है राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमी रांकित, यानी कि चिंतित का मतलब चिंता सा। ठीक है, चिंता, भ्रिकुटी का मतलब क्या होता है, भय, बाह माने बाहें में। ठीक है, यहाँ क्षितिज का मतलब जहाँ जल और स्थल दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं। और तिमिरांकित का मतलब होता है अंधेरा के समान या अंधेरों के ढका हुआ, अंधेरों से ढका हुआ। ठीक है, नामित के मतलब नामित नयन नभ वच्छादित आयन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, यानी कि कहने का मतलब कह रहा है कि जिस तरह क्षितिज अंधेरे से ढका हुआ है, जिस तरह क्षितिज अंधेरे से ढका हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से भारत माता की बाहें जो है ग्रसित हैं उस अंधेरे समय, वो अंधेरा के समान। दूसरा है कि नमित नयन नभ वच्छादित। आप लोग देखे होंगे कि जो नमित का मतलब क्या हो गया, नमित का मतलब नम होना, आयन का मतलब मुख हो गया। ठीक है, तो जिस तरह आकाश में बादल छा जाता है, जिस तरह आकाश पे क्या होता है, बादल छा जाता है, और बादलों को छा जाने से क्या होता है, मौसम आच्छादित हो जाता है, यानी कि गीला हो जाता है। उसी प्रकार भारत माता के जो नयन हैं गीले हो चुके हैं, भारत माता के जो नयन हैं क्या हो गए हैं, वो आच्छादित हो गए हैं, यानी कि गीले हो गए हैं। आयन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, यानी कि कहने का मतलब है कि आयन श्री छाया शशि, शशि का मतलब चंद्रमा हुआ, उपमित यानी कि कहने का मतलब कह रहे हैं ये कि जिस तरह चंद्रमा पर ग्रहण लगने से उनका जो मुख है उदास हो जाता है, उसी प्रकार भारत माता का जो मुख है क्या हुआ है, उदास हो गया है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, यानी कि जो समस्त विश्व को गीता का ज्ञान देने वाली है, इस तरह भारत माता को मूर्ख समझा जा रहा है। मूर्ख का मतलब मूर्ख, गीता प्रकाशिनी जो गीता का प्रकाश करने वाली है, गीता का ज्ञान देने वाले हैं, उसी को क्या समझा जा रहा है, तो मूर्ख समझा जा रहा है। आगे है लास्ट पंक्ति है कि सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, यानी कि कवि कहते हैं कि भारत माता का जो वर्षों का तप और संयम था
वो आज सफल हो गया। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, यानी कहने का मतलब कि भारत माता ने अपनी पूजा को, जनता को, यानी कि प्रजा को अपनी जनता को अहिंसा की अमृत पिलाकर मजबूत किया है। हरति जन मन भय भव तम भरम, यानी कि कहने का मतलब है कि ये भारत माता जो अपनी जनता के मन में भय उसको दूर करती और इस संसार के अंधेरे को, संसार के थकावट को दूर कर रही है। यह जग जननी जीवन विकासिनी, ये जो जग जननी है, यह समस्त संसार को जो जीवन देने वाली है, वो गाँव में क्या करती है? निवास करती है। गाँव में क्या करती है? निवास करती है। तो चलिए, ये थोड़ा लंबा था, ठीक है, ये कविता थोड़ा लंबा था, तो आप लोग इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप लोग परेशान ना होइए, इस कविता को लेकर आप लोग एक बार नहीं 2 बार में समझ जाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और चलिए, इतना समय देने के लिए, और आप लोग अच्छे तरह से कवर कीजिए। उम्मीद करता हूँ अगला आएगा तो और इसको भी आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और आसानी से पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।